अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम कैंसर भगाओ में। दोस्तों, हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी, जो कि वर्ल्ड फेमस ऑन्को सर्जन भी हैं। हम लोग बातचीत कर रहे थे मुंह के कैंसर के बारे में। आइए आज डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ये मुंह का कैंसर जो है, क्या ये हेरिडिटरी है, यानी कि अगर माँ बाप में से किसी को भी कैंसर की बीमारी है तो क्या ये माँ बाप से होकर बच्चों में भी हो सकती है या नहीं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे हमारा ये कार्यक्रम कई दिनों से चल रहा है। डॉक्टर साहब नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पीछे कई दिनों से हमारे पास एक क्वेरीज आ रही थी कि कैंसर जो है, क्या ये हेरिडिटरी है या नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम को कई लोगों ने बहुत पसंद किया है, अप्रिशिएट किया है, जिसका रिज़ल्ट है ये सारी ईमेल्स जो मैं आज लेकर आई हूँ। और ये जो पहली ईमेल मैं ले रही हूँ, ये शिखा शर्मा ने हमें लिखी है। वो कहती हैं कि मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, तो क्या ये मुझे भी हो सकता है। ये संभावना बनी रहती है, कई बार डर भी होता है कि कहीं इसके भयानक रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे। तो उसी संबंध में उन्होंने पूछा है, क्या ये वाकई सच है। जी, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में, कैंसर देखिए शरीर में 200 तरीका है। देयर आर मोर देन 200 कैंसर्स इन द बॉडी। जब शरीर में 200 तरह के कैंसर हैं तो संभव है कि कोई कैंसर्स में ऐसा हो सकता है, संभव है कि कोई कैंसर्स इस तरह के नहीं हो सकते हैं। ओवरऑल हम देखें तो सिर्फ 5% आउट ऑफ 95%, सिर्फ 5% कैंसर्स हेरिडिटरी हो सकते हैं। जैसे शिका जी का कहना है कि भाई उनकी मदर को था, ब्रेस्ट कैंसर था, तो उन्हें हो सकता है। और एक क्वेरी मेरे पास भी आई थी, इसी प्रोग्राम के तरह से मुझे फ़ोन पे डायरेक्ट कांटेक्ट किया था। उन्होंने ये पूछा था कि मेरे मदर को ओरल कैंसर था और जो क्या मुझे हो सकता है ना, एज अ डॉटर मुझे हो सकता है। और जैसे कि उसने ये भी कहा कि कहीं पे मेरी शादी होने वाली थी या रिश्ता आया हुआ था, या पूछ रहे थे वो लोग कि जब उनको पता चला कि मेरे फैमिली में मुंह का कैंसर या ओरल कैंसर है तो उन्होंने मना कर दिया। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो ओरल कैंसर होता है, जो मुंह का कैंसर है, उसका कॉजेटिव एजेंट हम सब जानते हैं, या तो टबैको है, या तो अल्कोहल है, या तो इन्फेक्शन है, या तो पोल्यूशन है जो कि दिल्ली में वगैरह है, या इस तरह के बहुत सारे कारण हैं जो मुंह के कैंसर की हैं। तो पहले मैं मुंह के कैंसर के बारे में मैं बताऊंगा। मुंह का कैंसर कभी भी हेरिडिटरी नहीं है, ठीक है। तो जब हेरिडिटरी है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इन्फेक्शियस नहीं है कि भाई जैसे कोल्ड है सबको हो सकता है, वैसे टोबैको, ये जो ओरल कैंसर है वो सबको कभी नहीं होगा। हाँ, अगर 2 भाई हैं, बड़ा भाई भी तंबाकू खाता है, छोटा भाई भी तंबाकू खाता है, फादर भी तंबाकू खाते हैं, ग्रैंडफादर भी तंबाकू खाते हैं, तो ग्रैंडफादर को भी हो सकता है, फादर को भी हो सकता है, ब्रदर को भी हो सकता है, उसे भी हो सकता है। अगर तंबाकू नहीं खाते हैं तो सवाल ही नहीं उठता कि बेटी को हो, और बेटी को हो रहा बोल के अगर कोई
मैरिज से रेफ्यूज कर रहा है, या कोई फ्रेंडशिप से रेफ्यूज कर रहा है, या फैमिली इससे रेफ्यूज कर रहा है, तो वो बिल्कुल ये बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है। ये इस फैमिली में हो सकता है तो उस फैमिली में भी होगा। अगर उस फैमिली में भी कोई भी इसके कारण होंगे, या पोल्यूशन हो, टबैको हो, जो भी हो कारण हो, इन्फेक्शन हो, तो उससे हो सकता है। तो किसी चीज की समझ ना हो तो पहले समझ हम हासिल करें, हम इसके बारे में पूरी नॉलेज लें, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। इस तरह के जो फैसले होते हैं, जो किए जाते हैं, जो बिना नॉलेज के किए जाते हैं, इसको भ्रम कहते हैं, मिथ कहते हैं। और मिथ में जो आ गया उसने अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। नंबर 1। नंबर 2, जो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर BRCA1, BRCA2, PT53, मतलब कहने का ये हेरिडिटरी हो सकता है। कोलन कैंसर, जो बड़ी आंत का जो कैंसर है, वो हेरिडिटरी हो सकता है। ओवरियन कैंसर हेरिडिटरी हो सकता है। जो अदर कैंसर्स, ओरल, लंग वगैरह, ये हेरिडिटरी नहीं हो सकते। जो शिका का जो कहना है, जो आपकी जो इसने सवाल पूछा है, हाँ, क्योंकि ये हेरिडिटरी में था तो हाई रिस्क है कि इसको होगा, बट 95% चांस है कि इसको नहीं होगा, क्योंकि जो इंसिडेंस है 5%। बट उनको चाहिए कि BRCA1, BRCA2 करवाएं, एंजेला जूलिया जो एक्ट्रेस है उसकी तरह करवाएं, और वो पॉजिटिव आता है BRCA1, BRCA2, तो 85% चांस है कि वो ब्रेस्ट कैंसर होगा। तो कुछ प्रिवेंटिव कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहूंगा कि एंजेला जूलिया की तरह दोनों ब्रेस्ट निकाल दिए जाए, इतना डर में भी नहीं जीना है। मेरा सजेशन ये रहेगा, वो तो लास्ट रिसॉर्ट है। बिल्कुल ही आपके घर में आपकी मदर को, आपकी मदर के सिस्टर्स को, आपकी बहनों को, या आपके फैमिली में ग्रैंड मदर को था, तो तब आपको कुछ समझ में आती है बात कि आप इसको कर लीजिए। लेकिन जब एंजेला जूलिया ने ये किया था, तो इसके बाद कई लोगों ने फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर में, तो उन्होंने अपने आप को जाके डॉक्टर से कहा कि भाई मेरे दोनों ब्रेस्ट निकालो। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि देखो भाई, एक तो सिर्फ 5% चांस है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर फैमिली में है तो वो आपको आ सकता है। नहीं, एंजेला जूलिया ने ऐसे किया था, वो देखिए उसने किया था, BRCA1, BRCA2 कर लिया, नेगेटिव आ गया। मैं बोलता हूं आप जाओ, बेफिक्र हो जाओ, घर पे जाओ, मत कराओ कुछ। बट फिर भी पेशेंट कहता कि नहीं, मुझे करवाना है। तो बेसिकली समझ बहुत जरूरी है, और ये जरूरी नहीं कि दोनों ब्रेस्ट आप निकालें। और हेरिडिटरी जो होता है, तो फिर हेरिडिटरी की जीन्स को चेक करो। अगर जीन्स पॉजिटिव है तब चांस है, अगर जीन्स पॉजिटिव नहीं है तो एक तो 5% है, और वो भी 5% प्रूव करने के लिए आपको जीन टेस्टिंग करनी होगी, और बह में नहीं रहना है। देखिए, ये पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में हम सब रहते हैं, तो क्या हम सबको कैंसर हो जाएगा? है ना? तो ऐसे डर में नहीं जीना है, भ्रम नहीं पालना है। एक तो मैं कहूंगा, जिन्होंने उनका रिश्ता जो तोड़ा, एक तो उन्होंने अपने, क्या पता उनको एक जो अच्छा मौका था एक अच्छे फैमिली में वो करना, वो आपने नहीं किया, तो हो सकता है आपने सिर्फ एक भ्रम के वजह से। और हम, ये जो हमारा मिशन है कैंसर भगाओ, ये जो हमारा मिशन है प्रफुल्ल जी का, हमारी टीम का, तो बस यही है कि भ्रमों को हम आपके जिंदगी से निकाले, खुशहाल आपकी जिंदगी बनाएं, स्वस्थ भारत हम बनाएं। तो इस तरह के भ्रम, आपने जो सवाल पूछा, इससे कई लोगों के भ्रम हट गए हैं। तो एक तो पता चला कि कैंसर 200 तरीके के होते हैं। कई कैंसर में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर और कोलन कैंसर में हेरिडिटी सिर्फ 5% चांस होता है, 95% ये नहीं होगा। ओरल कैंसर में तो सवाल ही नहीं उठता है कि भाई ये हेरिडिटरी हो, ये तो हैबिचुअल है या अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए हमें भ्रमों, मिथ, अवेयरनेस को हम अपने ज़िंदगी में लाएंगे तो ये सारे मिथ्स ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। खाने से, पीने से, रहने से। मैं डॉक्टर हूं, इसका मतलब मैं ओरल कैंसर का इलाज करूं तो क्या मुझे हो जाएगा? नहीं ना। जबकि हजारों ऑपरेशन हम करते हैं रोज, सुबह शाम, दिन रात, एक स्टेट में नहीं, कई स्टेटों में हम ट्रीट कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल पेशेंट्स सारे ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन कभी होता नहीं है। वरना होता तो सबसे पहले मुझे होता। तो इसलिए आप इस भ्रम में ना रहें। जो परिवार, जो एक ये है, उसको रखना है। और कई चीजें ऐसे, क्या पता आपके शरीर में पल रहा हो कोई कैंसर, आपने चेक किया है? तो ये जो भ्रम, अगर अपने आप को भी शक करोगे, किसी और पे शक करोगे, परिवार पे शक करोगे, तो ऐसे नहीं होता है। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा
कि जिसके अंदर कैंसर ना हो। ये ना होने वाली चीज नहीं, ये होने वाली चीज है। ये इट्स अ साइन ऑफ लिविंग। अगर मैं ह्यूमन हूं तो मुझे होगा। डॉक्टर साहब, जैसे अभी अभी आपने बात की कि इट्स अ साइन ऑफ लिविंग और हमें डरना नहीं चाहिए, तो अक्सर हम सुनते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि हमें तो बड़ी हाई बीपी की शिकायत है या हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो क्या इन कंडीशंस में भी कैंसर होने की संभावना होती है? जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, डायबिटीज किसको होता है? जिसकी इम्यूनिटी कम हो। हाइपरटेंशन होने से भी क्या होगा कि आप कई दवाइयों पे हो, कई आपका वो है, तो इम्यूनिटी आपकी कम है। आप स्ट्रेस में हो, आप कोई परेशानी में हो, तो आपको कैंसर होगा। क्योंकि ये चीजें क्या करती हैं? ये सारे चीजें आपकी इम्यूनिटी को कम करती हैं, और शरीर की इम्यूनिटी अगर कम हो तो जाहिर सी बात है, जैसे कि जुकाम किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन है उसको हो जाता है, जिसको नहीं है वो तो कई, जैसे अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि रामदेव बाबा को, है ना, जुकाम नहीं होता है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी। ये तो शरीर की बात है ना, ये तो एक इम्यूनिटी की बात है। हाँ, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि किसी को HIV है, तो इम्यूनिटी कम है तो कैंसर तो उनको होता है। आप समझ रहे हो? तो इसलिए इम्यूनिटी इज द कॉज, नॉट डायबिटीज और हाइपरटेंशन। और डायबिटीज होता है तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डाउन होती है। तो जिन पेशेंट्स में बेसिकली होता है क्या, इलाज करना उनमें मुश्किल हो जाता है। अच्छा। आप इलाज इसलिए नहीं कर सकते, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है, जैसे एक नॉर्मल आदमी को आप जितना एग्रेसिवली बीमारी का इलाज कर सकते, वैसे जिसको डायबिटीज है आप ऑपरेशन करोगे तो जख्म नहीं भरेगा। तो इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन ये नहीं कि जिसको डायबिटीज है और ट्यूबरकुलोसिस को कैंसर होगा। अगर उनको कैंसर हो जाता है तो इलाज में मुश्किल आ सकती है, परेशानियां हो सकती है, जख्म कई दिन के बाद भर सकता है, हार्ट में ऑपरेशन में कई जगह पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर को ट्रीट करने के लिए कोई वैक्सीन्स भी होते हैं? जैसे हम कहते हैं कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हो तो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं उसके लिए। कैन कैंसर बी ट्रीटेड थ्रू वैक्सीन्स? यस, स्पेशली दिस वैक्सीन्स आर गिवन फॉर एग्जांपल, जैसे हेपेटाइटिस है, उसका वैक्सीन होता है। जैसे कि आपका TB BCG है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, आपका कार्सिनोमा सर्विक्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि महिलाओं में हमारे देश में कुछ साल पहले सबसे कॉमन कैंसर फीमेल्स में हुआ करता था, सर्विक्स कैंसर। बट कि क्योंकि अब मॉडर्नाइजेशन हुआ है, स्वच्छता आई है, तो उसके वजह से सर्विक्स कैंसर पीछे चला गया है, ब्रेस्ट कैंसर उसके आगे आया हुआ है। तो हम भी थ्रू कैंसर भगाओ या हमने क्या किया है कि जब भी हमें मौका मिलता है, भले जब भी हम जैसे टीवी पे हो या कहीं पे हम गैदरिंग में हो या हम टॉक्स दे रहे हैं, जैसे कि हर जगह जाते हैं या कई डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं, जब भी हमें बोलने का मौका मिलता है तो हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि भाई आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन आती है उसको आप BCG की तरह, पोलियो की तरह, हेपेटाइटिस की तरह इसको आप अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में लाइए। और ऐसा जहाँ कहा तो दिल्ली के इसमें आ गया है, कई स्टेट्स में आ गया, कम से कम हॉस्पिटल्स में मिलने लगा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगा है। ये क्यों कहते हैं कि देखिए CA सर्विक्स इंपॉर्टेंट कैंसर था फीमेल्स में, लीडिंग कैंसर था, ठीक है। और ये होता किस लिए था? ये इन्फेक्शन से होता था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड था और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने से होता था। और इसमें होता था कि अगर जब इन्फेक्शन हो, इम्यूनिटी आपकी ठीक ना हो, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा दिन के लिए रहती है। तो जब देखा गया कि भाई इसका क्या है, ये वायरस है जिससे ये हो रहा है, तो वायरस का वैक्सीन बनती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन है हमारे पास, सर्विक्स के नाम से आता है। अगर हम वो वैक्सीन देंगे इन्फेक्शन होगा नहीं, प्रिवेंट हो जाए। इन्फेक्शन नहीं होगा तो कैंसर होगा नहीं। जब कैंसर नहीं होगा, हो सकता है ओरल कैंसर भी इंसिडेंस कम हो जाए। तो इस तरह से जो ये है तो डायरेक्ट, तो फिर इसका एक प्रोटोकॉल बना कि भाई किसको ये वैक्सीन देनी चाहिए, हु आर दोज पीपल। जैसे कि मेरी बेटी है, अगर वो 12 साल की है, अभी अनमैरिड है, अभी कोई एक्सपोजर नहीं है, तो उसको हम ये दे सकते हैं। या क्योंकि कई लोग 20 ईयर्स 25 ईयर्स के हैं, उनको भी ये दिया जा सकता है, लेकिन उनके अंदर वो ज़्यादा बेनिफिट करता है जो लोग
जिनके अंदर जिनकी एज छोटी हो, है ना, उनके अंदर ये ज़्यादा ये करता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो वी रिक्वेस्ट एंड वी अगेन मेक अ रिक्वेस्ट टू आवर गवर्नमेंट टू गेट दिस इनटू द प्रोटोकॉल कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन एज वन ऑफ द प्रोटोकॉल्स, इसको 12 साल की उम्र में देना चाहिए, और अब दें, 1 महीने बाद दें और 6 महीने बाद दें। डेफिनेटली ये काफ़ी टैक्सिंग होगा, बट फ्यूचर ब्राइट रहेगा। जब इतने सारे चीज़ें हो रहे, स्वस्थ भारत के इंटरेस्ट में इसको देना चाहिए। और जो लोग अफोर्डेबल हैं, जो नॉलेजेबल हैं, जो मिडिल क्लास हैं, अपर क्लास है, वो तो दे ही सकते हैं, है ना। और जो इंश्योरेंस है वो इसको कवर करे ताकि ईजियर वे रहे और इसको दिया जाए। और सर्विक्स के नाम से आता है, जैसे हमने कहा कि 12 ईयर्स पे दिया जाए 1 डोज, फिर 1 मंथ के बाद, फिर 6 मंथ्स के बाद। अगर हम इस तरह से देंगे तो डेफिनेटली जो कार्सिनोमा सर्विक्स जो है ये तो कम होगा ही होगा, और हो सकता है इसका इफेक्ट ओरल कैंसर पे भी पड़ जाए। तो ये इस तरह से हर कैंसर में वैक्सीन नहीं है। मुंह का कैंसर हो सकता है जहां पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से अगर हो रहा हो तो हो सकता है इट कैन बी इफेक्टिव, बट लंग कैंसर इसमें नहीं। हाँ, बट हेपेटाइटिस में उसमें हो सकता है क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है। इस तरह से रिसर्च बढ़ रहा है, पहले इसमें नहीं था तो इसमें हो सकता है आगे फ्यूचर में आए, बट वैक्सीन बनाए जा सकते हैं। बट उसमें पॉजिटिव फैक्टर, जैसे टबैको हो, टबैको का क्या वैक्सीन निकालोगे आप, अल्कोहल हो उसका क्या वैक्सीन निकालोगे आप, इन्फेक्शंस का तो निकाल सकते हो, पोल्यूशन का क्या वैक्सीन निकालोगे आप। तो इस तरह से उसका अलग वे और मेजर होगा। डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि कैंसर की डिटेक्शन क्या ब्लड टेस्ट से हो सकती है? जैसे हम कहीं भी अस्पताल में जाएं और अपना खून का सैंपल, अक्सर लोग मांगते हैं कि अपना खून का सैंपल दे दीजिए, उस खून के सैंपल से हमें पता लग सकता है कि हमें कैंसर है या नहीं है? देखिए, कैंसर 200 तरह के हैं। 1-2 कैंसर पता चल सकते, ब्लड कैंसर आपका पता चल जाएगा कि भाई आपका HB कम है, TLC बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट फर्क पड़ा है, बता सकते हैं। बट हाँ, आजकल रिसर्च किया जा रहा है कि जो मेटास्टैटिक स्टेज में, जब बीमारी पूरे शरीर में फैल चुकी है तो वो ब्लड में आ चुकी है, तब उसका पता चल सकता है। लेकिन अर्ली स्टेज में आप चाहोगे कि मुझे ब्लड से पता चले, प्रिवेंटिव मोड से, या तो ऐसे नहीं हो पाएगा। हाँ, तो ब्लड कुछ मार्कर्स होते हैं, जैसे CA-125 है, CE है, CA-19.9 है, सीरम PSA है, तो ये कुछ चीज़ें पता चल सकती। बट हर कैंसर कि भाई एक ब्लड टेस्ट दे दिया कि 200 के 200 कैंसर का चिट्टा निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। स्पेसिफिक कैंसर्स का पता कर सकते हैं, ब्लड कैंसर्स का पता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये मैं दूसरी ईमेल ले रही हूँ, ये आई है देहरादून से, लिखने वाले हैं अरविंद कुमार जी। ये कहते हैं कि ऐसा क्यों लगता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ये जो डिजीज़ है ये प्रोग्रेस करता रहता है बॉडी के अंदर, कहीं ना कहीं जैसे दीमक होता है वो कहीं ना कहीं अंदर लकड़ी को खत्म करता रहता है, और हमें लगता है कि नहीं हम ठीक ठाक हैं, स्वस्थ है, सेहतमंद है। ऐसा भी होता है? देखिए, कैंसर जब भी होता है, देखो हम कैंसर भगाव से ये हमारा ये है कि भाई कैंसर होना, कैंसर से बचे जाएं, प्रिवेंटिव मोड पे हम जाके अटैक करना चाह रहे हैं। वरना देखिए, हम तो सर्जरी कर रहे हैं, कई ऑपरेशंस किए हैं, कई स्टेट्स में कर रहे हैं, कई जगह पे टीम बना रखी है, नेशनल इंटरनेशनल बेड, लेकिन हो क्या रहा है, लेकिन हम जंग के स्टेज में कर रहे हैं। वो जंग ना हो उससे पहले स्टेज में कर रहे हैं। जब प्रिवेंटिव मोड में जाता है, जैसे कि प्रोग्राम्स के थ्रू वगैरह, तो आदमी क्या होता है, सतर्क हो जाता है, तो वो बीमारी होने से पहले पहले वो आ जाता है, या तो वेरी अर्ली स्टेज में आ जाता है। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं हमारे मित्र, वो कह रहे हैं कि कैंसर का वो इलाज करवा रहे हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, कीमो भी लग रही है, रेडिएशन भी हो रहा है, सर्जरी भी हो गई है, लेकिन पता चला कि बीमारी वापस आ गई, या फैल गई है, या प्रोग्रेस कर रही है, क्योंकि ये युद्ध फेज में है। कैंसर हो चुका है, और हो सकता है कैंसर का प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट है। कैंसर शरीर में ज्यादा होगा तो रिजल्ट्स बिल्कुल आपके 0 होंगे। कैंसर आपका 1% रहेगा तो 99% आपका चांसेस होंगे क्योर के। 50% कैंसर है, 50% प्रोग्नोस ठीक होने के चांसेस हैं। जब स्टेज 4 में होता है 100% में, या स्टेज 3 में होता है, स्टेज 2 में होता है, तो ये होता है। और कैंसर के भी कई तरह के होते हैं। एक होता है वेल डिफरेंशिएटेड, दूसरा होता है मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, एक होता है पुअरली डिफरेंशिएटेड। वेल डिफरेंशिएटेड में ये बता देता है कि मैं क्या हूं।
पुअरली डिफरेंशिएट में कंफ्यूज करते रहता है कि भाई मैं क्या हूं। अच्छा। तो कंफ्यूजन में आदमी भी ये नहीं दे पाता कि भाई इलाज क्या करें। समझ रहे हैं? तो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला है। और जैसे कि आप देखिए, वही थायराइड कैंसर होता तो 100% रिजल्ट होते, वही प्रोस्टेट कैंसर होता लास्ट स्टेज में होते भी आदमी 10 साल निकाल लेता। अगर वो लिवर कैंसर है, या वो स्टमक कैंसर है, या वो लंग कैंसर है, या ओरल कैंसर है, ऐसा कैंसर जो जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, जिसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया नहीं है, तो क्या हुआ है, जब जंग शुरू होती है, आपकी फौज है सामने वाले की, जब कैंसर बहुत ज्यादा है, बहुत पावरफुल है, आप सब कुछ कर रहे हो, है ना, पर फिर भी मैं कहूंगा इस समय पे भी आपको इलाज करवाना चाहिए, हथियार नहीं डालना चाहिए कि भाई क्या फायदा, इलाज नहीं हो रहा, क्या पता दूसरा और हथियार यूज करें, कोई और ट्रीटमेंट करें, एक दो डॉक्टर से ओपिनियन ले, क्या पता ये ठीक हो जाए, बेटर हो जाए, हिम्मत ना हारे। क्योंकि देखो कैंसर जब हो जाता है और ऑलरेडी उसको अपने फुल गेयर में आ जाता है, तो देखिए बचना तो मुश्किल ही होता है। और कितना भी आप इलाज करें, किसी से भी करवाएं, कहीं से भी करवाएं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है कैंसर का वर्ल्ड में हर जगह एक ही है, एक ही तरह का ट्रीटमेंट होता है। हाँ, तो आप ये सोच के भाई इलाज करो तो जरूरी नहीं ना कि भाई आप अगर जिंदा हो तो मरो ही ना, है ना, मतलब आपको अगर कैंसर हो गया है तो जरूरी नहीं, क्योंकि देखिए सारा डिपेंड करता है बॉडी पे, बॉडी के डिजीज पे, डिजीज के बायोलॉजी पे, और सबसे ऊपर वाले पे। देखो अगर वैसा होता तो शायद मैं कभी नहीं मरता, मैं अपने परिवार को कुछ होने नहीं देता, या कैंसर भगवान हमेशा के लिए अमर हो जाता। ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि देखिए हर एक के अपने कुछ लिमिटेशंस है, डिजीज की भी अपनी लिमिटेशंस है, कैंसर की भी अपनी लिमिटेशंस है। हाँ, नहीं हो रहा है तो कुछ दूसरा रास्ता अपनाना है, कुछ दूसरा ट्रीटमेंट अपनाना है। हाँ, अगर आपके जहन में आ रहा है कि मैं एलोपैथिक, कि भाई यूनानी, कुछ भी ले, देखो हम कभी किसी को ये मना नहीं करते कि आप एलोपैथिक ले रहे हो तो दूसरा नहीं लेना है, आप ले सकते हो, आप मंदिर भी जाइए, मस्जिद भी जाइए, जो करें, बट ट्रीटमेंट भी साथ कीजिए, क्योंकि स्वयं भगवान आके कुछ नहीं करेंगे। वो तो ट्रीटमेंट के थ्रू या किसी के थ्रू या दुआ इसके थ्रू, हाँ आपका काम है दुआ करना, आपका काम है इलाज करवाना, आगे उसके हाथ में है। डॉक्टर का काम है कि बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट दे, कोई कमी ना छोड़े, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता वो दे और सपोर्ट करे। क्योंकि कैंसर पेशेंट को अक्सर एक उम्मीद की तलाश होती है, और अगर ऐसे में उसको कोई ढांढस बंधाने वाला हो, हिम्मत बंधाने वाला हो, तो वैसे ही आधा ज़िंदगी तो वैसे ही पार कर लेता है। डॉक्टर साहब, यहाँ मुझे याद आया, मेरी एक सहेली थी, तो उसको भी कैंसर था, मेरे साथ ही पढ़ती थी स्कूल में। तो जब वो ब्रेस्ट कैंसर का उसको भी शिकायत रहती थी, उसके बाद जैसे जैसे उसने इलाज कराना शुरू किया, तो डॉक्टर ने उससे यही एडवाइस की कि देखो आपने ब्रेस्ट निकलवा तो लिया है, पर उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाना भी ज़रूरी है। क्या लेडीज़ में या वुमेन में, औरतों में ये एक बहुत अहम फैसला लेने जैसा है? देखिए, नेचुरल सी बात है, अगर ब्रेस्ट सर्जरी से निकला है, कैंसर की वजह से निकला है, तो जाहिर सी बात है एज अ फीमेल, या मैं भी होता एज अ फीमेल, तो मैं चाहता कि मेरा ब्रेस्ट निकला है तो वापस उसको बनाया जाए, है ना। और मेरे हिसाब से बना चाहिए, क्योंकि आपने कहा तो डेफिनेटली आपकी सहेली भी आपकी उम्र की होगी, तो जाहिर सी बात है कि उस केस में मैं होता या कोई भी डॉक्टर होता, या कोई वजह होगी जिसकी वजह से उन्होंने वापस नहीं बनाया, या तो वजह ये हो सकती है कि डॉक्टर्स को सूटेबल नहीं लगा, या ये वजह हो सकती है कि डॉक्टर ने बताया हो और उन्होंने नहीं करवाया हो, या ये हो सकता है कि आदमी इतना परेशान होता है कि पहले बीमारी से तो निकले, जब ठीक हो जाता है तो उसे सब याद आता है कि भाई मेरे पास ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। इन शॉर्ट, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, प्राइमरीली उसी समय पे होना चाहिए जबकि सर्जरी होती है, क्योंकि देखा गया बाद में करते हो या तब करते हो तो रिजल्ट सेम होते हैं। ये नहीं कि आप ब्रेस्ट तब का तब बनवाओगे तो बीमारी वापस आ जाएगी, कुछ लोगों का वहम होता है, ऐसा नहीं होता है, बीमारी वापस नहीं आती है। हाँ, कोई बात नहीं, अब करवाना चाहते हो अभी भी आप बनवाइए ब्रेस्ट, आपको बनवाना चाहिए अगर आपके पास फाइनेंशियली और सपोर्ट है और आपको लग रहा है तो, वरना तो कई प्रोस्थेसिस आते हैं, आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस, जैसे कि वो भी आपको यूज़ करना चाहिए। इम्प्लांट्स आते हैं जो ब्रेस्ट के शेप में होते हैं, जिनको ब्रेस्ट की जगह पे उसको रिप्लेस किया जाता है, कि अभी इमीडिएटली तो आप उसको यूज़ करें, जब आपको लगे कि नहीं यू नीड टू गो एंड यू शुड गो,
any plastic surgeon and oncoplastic surgeon would be ready to help you out. और मुझे नहीं लगता कि कोई रीज़न आपको क्यों नहीं बनाना चाहिए. You should go for it. डॉक्टर, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे रिलेटिव्स, चाहे वो बड़े हों, बुज़ुर्ग हों या कोई भी हो, इलाज के नाम पर वो बाहर यानी विदेश जाकर ही इलाज करवाना पसंद करते हैं, अमेरिका हो या यूके हो, लंदन. ऐसा क्या इसलिए है कि हमारा देश कॉम्पिटेंट नहीं है इलाज में, या मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है, या क्या बात है? देखिए, एक्चुअली होता क्या है, एक इंडियन पेशेंट था, वो अमेरिका में रहता था, उनको है ना ओरल कैंसर का इलाज होना था वहाँ पे. मैं ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका में इलाज गलत होता है या ये होता है. वहाँ पे जो ओरल कैंसर के केसेस हैं 10%, इंडिया में है 90%. तो आप बताइए कौन ज़्यादा फेमिलियर रहेगा इस कंडीशन से? इंडिया रहेगा. और जाहिर सी बात है, जहाँ पे जैसे कि आप मेरी बात ले लो, हमने लगभग कम से कम 1000 से ज़्यादा कमांडो कर चुके हैं, और हर महीने में 15 से 20 कमांडो ऑन एन एवरेज करते हैं. एक दिन में कई बार 2 से 3 कर लेते हैं. तो जब उन्होंने ये बीमारी देखी ही नहीं हो, मुंह के कैंसर की वहाँ पे, या 10% देखी हो, तो आप कैसे करोगे इंडिया से एक ओरल कैंसर का मरीज वहाँ जाएगा और वो वहाँ पे इलाज कर तो लेंगे, अच्छा भी कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे उसकी ज़्यादा वो हो, वहाँ पे उसका इलाज बेटर हो सकता है. और ये भी लोग सोचते हैं कि इंडिया में ज़्यादा, क्योंकि देखिए हमारे वहाँ पे अवेयरनेस कम है. अगर आप देखेंगे इंडिया में, दिल्ली में एक से बढ़कर एक कैंसर हॉस्पिटल है, एक से बढ़िया हॉस्पिटल है. आप बत्रा ले लो, या आप राजीव गांधी ले लो, या आप मैक्स ले लो, या अपोलो ले लो, या आप कोई भी, कई हॉस्पिटल्स के मैंने नाम नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं और सबकी अपनी एक क्षमता. सारे हमारे मित्र बैठे हैं वहाँ पे. हो सकता है हमसे सीनियर भी हो, और हो सकता है कि काम भी बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन ये होता है कि भाई इंडिविजुअली, भाई जैसे कि आप गए, अगर वहाँ पे आपका सीनियर रेसिडेंट ऑपरेट कर रहा है या जूनियर कंसल्टेंट कर रहा है, तो नेचुरली एक सीनियर कंसल्टेंट की बात तो आएगी नहीं उसमें, है ना. तो कहने का मतलब ये है, आप जाने के लिए तो अमेरिका भी जा सकते हैं, और आपको जान के हैरत होगी कि कई लोग विदेश से आके दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में इलाज करवाते हैं. वो क्यों आ रहे हैं? बोलते रहे घर की मुर्गी दाल बराबर. ठीक है, बट एक्सपर्टीज की बात लें तो आज की डेट में वी हैव वन ऑफ द टॉप onco specialists in the world. We have one of the top cancer centers in the world, है ना. हाँ, जाहिर सी बात है, देखिए एक हॉस्पिटल में कैंसर का भी डिपार्टमेंट होता है, सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. एक हॉस्पिटल सिर्फ कैंसर का डिपार्टमेंट होता है. जहाँ पे कैंसर का डिपार्टमेंट सिर्फ है, उनको कभी हार्ट की जरूरत पड़ेगी, कभी इसकी जरूरत, वो नहीं होता उनके पास. और जिनके पास सिर्फ क्या कहते हैं आप, सब कुछ है, तो हो सकता है कि कैंसर में भी आप आदमी सोचता है कि ये डाइल्यूट हो गया है ना. बट दोनों जरूरत होती है. और मेरे हिसाब से अगर राइट समय पे अगर जाते हो आप, राइट समय, और राइट डॉक्टर के पास जाते हो, राइट प्लेस पे जाते हो, भले वो अमेरिका हो या इंडिया हो, इलाज तो आपका बढ़िया आएगा. वहां पे आप डॉलर्स में पे करते हो, यहाँ पे रुपीज में पे करते हो. हाँ, आप अपने दिल की तसल्ली के लिए एक अच्छा एटमोस्फियर, ज्यादा पैसे खर्च करके आप करो, वो तो इट्स देयर इज नो हार्म इन इट. बट पूरे 130 करोड़, जिसमें से 70 से 80 यानी 70% की आबादी जो $1 से कम कमाती हो, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं. हमें चाहिए कि ये जो फैसिलिटीज अब बड़े बड़े जगहों पे, इनको छोटे छोटे जगहों पे फैलाना चाहिए. गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे जो वो बना रहे हैं, कि छोटे छोटे स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में इनको बढ़ाते जाएं. डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी. मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे दर्शक जो हमें मेल्स लिखते हैं, वो भी इससे ज़रूर लाभ उठाएंगे और अपने घर में, अपने आसपास लोगों में परिवर्तन ज़रूर लाएंगे. इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त. नमस्कार. कैंसर से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं. संपर्क सूत्र है 9971977888. अपनी समस्याओं को आप हमें ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है cancerbhagao@gmail.com, या हमें SMS भी कर सकते हैं. हमारा टेलीफोन नंबर है 9289855855. और अधिक जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं. हमारा पता है समिता मिश्रा मेमोरियल, B2B/10, धर्म मार्ग, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058. टेलीफोन नंबर 011461051
43